ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के शिशु रोग विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर हरीश पेमडे। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कोरोना जागरूकता श्रृंखला के एक और एपिसोड में, जिसमें हम बात करते हैं न सिर्फ कोरोना और उसकी वैक्सीन से जुड़े विषयों पर, बल्कि हम आपको अपने विशेषज्ञों के माध्यम से आपके जनरल हेल्थ और उससे जुड़ी समस्याओं के बारे में भी। इस समय सभी की चिंता कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर है। ओमिक्रॉन की वजह से पूरे विश्व के लिए संक्रमण की नई संभावनाएं तेज हो रही हैं, इसलिए हमें बहुत ही सतर्क और जागरूक रहना है। भारत में चल रहे विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 140 करोड़ 24 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। श्रोताओं, कोरोना को लेकर आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए हमारे इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली में पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर हरीश पेमडे। डॉक्टर हरीश, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बीच हम कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टर हरीश से संपर्क कर पाएं। श्रोताओं, आप भी कोरोना के इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। इस जागरूकता श्रृंखला में आप अपने सवाल हमारे स्टूडियो के नंबर 011-2342-1230 यानी 011-2342-1230 और स्टूडियो का दूसरा नंबर है 011-2342-1764 पर आप सवाल पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। और इस बीच जैसे ही हमारा डॉक्टर साहब से संपर्क होता है, हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और इस समय हेलो डॉक्टर हरीश जी, आप हमें सुन पा रहे हैं डॉक्टर हरीश? हाँ जी, हाँ, थोड़ा जोर से बोलेंगे। जी डॉक्टर हरीश, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हाँ जी, नमस्ते, स्वागत, थैंक यू। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन ओमिक्रॉन की। इस समय पूरा विश्व कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से चिंता में है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा है। हमारे देश में भी अगर हम ताजा स्थिति की बात करें तो डॉक्टर हरीश, ओमिक्रॉन के अब तक कुल 236 मामले सामने आए हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण के बीच एक बड़ी ही महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की है। और इसके साथ ही केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी है कि वो ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए किसी भी प्रकार की ढील न दें और पूरी तैयारी रखें। और अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में आज से रात का कर्फ्यू भी लगाया जा रहा है। आप ओमिक्रॉन को लेकर देश की वर्तमान स्थिति को कैसे देखते हैं? देखिए, ये हम सबको विदित होना चाहिए कि जो नया वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, जैसे ओमिक्रॉन कहा जा रहा है जी, ये बहुत तेजी से फैल सकता है। हमारे अपनी सरकार के आकलन के अनुसार ये पिछले जो वेरिएंट रहे हैं उनसे 3 गुना अधिक तेजी से फैलता है जी। साधारण भाषा में अगर कहें, जैसे हम पहले देखते थे कि कोई जो जितने केसेस आ रहे हैं अगर 7 दिन में दुगने होते हैं तो ये 2 दिन में ही दुगने हो जाएंगे जी। तो एक तो हमें ये देखना चाहिए कि अगर ये हमारे समाज में अधिक फैला तो बहुत तेजी से फैलेगा और बड़ी संख्या में लोग इससे संक्रमित होंगे, ऐसी संभावना है। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। लोग कहते हैं कि ये थोड़ा सा ज्यादा गंभीर बीमारी नहीं करता, ठीक है, अनुपात अगर देखेंगे तो ये कम करता है, लेकिन अगर इतने अधिक संख्या में लोग संक्रमित होंगे तो कितना भी कम अनुपात में करे, कितना भी कम परसेंटेज में करे, जिस संख्या में लोग पहले बीमार हुए थे उतने ही लोग फिर से गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं जी। तो समाज में ज्यादा लोग बीमार होंगे, ज्यादा लोग पॉजिटिव आएंगे, उतने ही लोग गंभीर रूप से बीमार होंगे, उतने ही लोग अस्पताल में जाएंगे। तो ये जो हम सोच रहे हैं कि शायद इस तरह की कोई वेव आएगी या नया वायरस फैलेगा, उसकी गंभीरता भी लगभग उतनी ही होने की संभावना है जितने की पहले हुई थी जी। अतः हमें बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरतनी है। जो हम
हम में से हर व्यक्ति जो कर सकता है खुद, वो अवश्य उनको करना है। बाकी तो सरकार करती है और लोग करते हैं, अस्पताल करते हैं, वो तो है ही, लेकिन खुद मास्क लगाना है, बिना काम के घर से बाहर नहीं निकलना है, अधिक भीड़ में इकट्ठे नहीं होना है, दूरी बना के रखनी है। इन सब उपायों का हमेशा फायदा होता है, पहले भी हुआ था, इस बार भी होगा। जी बिल्कुल। और डॉक्टर हरीश, इस समय क्रिसमस नजदीक है, इसके साथ ही न्यू ईयर सेलिब्रेशंस भी होने वाले हैं। ऐसे में सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं कि क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशंस पर पाबंदी लगाई गई है ताकि एक जगह पर ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो। तो आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, क्रिसमस और न्यू ईयर के जो भी हम समारोह आयोजित करते हैं, अधिकतर वो बंद कमरे में या किसी बड़े हॉल में होते हैं। बड़े बड़े होटल्स में होते हैं, उसमें पूरा एयर कंडीशन है। एयर कंडीशन का मीनिंग होता है कि वही हवा बार बार घूम फिर के सर्कुलेट होती रहती है। तो ऐसे समय में इस तरह के जो इन्फेक्शन है, जो कोविड इन्फेक्शन है, जो सांस की नली से अंदर घुसता है, एक दूसरे से सांस से फैलते हैं, उनके होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। तो इसको हमें इस रूप में देखना चाहिए कि एक ही छोटे से स्थान पर या बड़े स्थान पर बहुत ज्यादा लोग अगर होंगे तो एक दूसरे के प्रति संक्रमण का वो कारण बन सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए इस तरह की चेतावनी दी गई है कि ऐसे आयोजनों में ना जाएं, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग जाते हैं, बड़े लंबे समय तक उन स्थानों पर रहते हैं, और मास्क तो खैर कोई क्या पहनेगा, ऐसे जाएंगे, क्योंकि खाना पीना सब होता है वहां पर। तो ये बड़ा एक ऐसा हो सकता है कि अगर किसी एक व्यक्ति को भी ये ओमिक्रॉन वायरस है उनमें से, तो वो बहुत सारे लोगों को फैला सकता है। जी, तो हमें एहतियात पूरा बरतना है। और इस बीच हम अपने श्रोताओं को बता दें कि हमारे स्टूडियो की एक लाइन 23421764 ये काम कर रही है। इस पे आप दिल्ली का STD कोड 011 लगाना ना भूलें। और हमारे आज के कार्यक्रम की पहली कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं बलरामपुर से रिंकी तिवारी जी। रिंकी जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। जी बिल्कुल, आपके साथ एक्सपर्ट है, उन्हें भी मेरा नमस्कार। नमस्कार जी सर, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे सर हमने देखा जो फर्स्ट वेव था वो भी दूसरे वेव में वैक्सीन बन गया, उसके बाद में जो वैक्सीन दिया गया तब भी इंसान को कोरोना हुआ। ओमिक्रॉन आया, ओमिक्रॉन अगर वैक्सीन लग गया फिर वैक्सीन लगने वाले को भी कोरोना हो जाता, तो ऐसा क्या कारण है? क्योंकि क्या जो इम्यूनिटी है उसे नहीं बना पा रहा है या फिर कोई अन्य कारण? धन्यवाद सर। डॉक्टर हरीश, एक बार वैक्सीन लग जाने के बाद भी कोविड का हो जाना या किसी नए वेरिएंट का इन्फेक्शन हो जाना, रिंकी जी जानना चाहती हैं कि ऐसा क्यों होता है? देखिए, वैक्सीन कैसे हमारे शरीर में काम करता है और क्या असर करता है, इसको थोड़ा सा समझना हमें आवश्यक है। वैक्सीन में वही सारी चीजें होती हैं जो कि उस वायरस के अंदर होती है, लेकिन वैक्सीन के अंदर जो इसके कंटेंट्स होते हैं उससे बीमारी नहीं फैलती है, लेकिन शरीर उनको उसी वायरस की तरह से लेता है और उससे लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में आ जाती है, एंटीबॉडीज बन जाते हैं। ठीक है जी। ये बहुत सारे अलग अलग वायरस ने रूप बदले हैं, तो हर एक रूप के प्रति उतनी सक्षमता से काम कई बार नहीं करते हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि वैक्सीन लगने पर सभी लोगों पर समान रूप से प्रभावी नहीं होती है। हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति की शारीरिक संरचना अलग अलग होती है। कौन व्यक्ति किस प्रकार से उस दवा के प्रति आचरण करेगा या रिस्पॉन्स करेगा, ये अलग अलग हो सकता है। इसीलिए डॉक्टर्स के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है कि क्या इलाज करें और कैसे करें। तो कुछ ऐसे मामले आते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनमें वैक्सीन लगने के बाद जो प्रतिरोधक क्षमता है अच्छी तरह बन नहीं पाती है। उसको हम देखकर नहीं पहचान सकते कि इसमें बनेगी या इसमें नहीं बनेगी। तो अतः उन लोगों में इस तरह की बीमारियां देखने को, फिर से इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ ये जानना बहुत बहुत आवश्यक है कि जिनको वैक्सीन लगा हुआ है उनको भी इन्फेक्शन अगर हो गया, देखिए इन्फेक्शन का मतलब है शरीर में वायरस का प्रवेश हो गया, तो वैक्सीन उसे कैसे रोकेगा? प्रवेश तो होगा ही होगा, इन्फेक्शन भी होगा। लेकिन वैक्सीन जिनको लगा है उनको वायरस की वजह से जो बीमारी होती है उसकी गंभीरता बहुत बहुत कम हो जाती है। कुछ अध्ययनों में देखा गया 90% तक कम हो जाती है।
और ये भी देखा गया है कि लगभग 100% केसों में, मामलों में मोर्टेलिटी यानी कि जो मृत्यु दर है वो बहुत बहुत कम हो जाती है। वैक्सीन का निश्चित रूप से फायदा है। वैक्सीन लगने के बाद बीमारी का होना वैक्सीन के फेलियर को नहीं दर्शाता जी। लेकिन वैक्सीन से गंभीरता कम होगी और जो मृत्यु दर है उसमें कमी आती है, मृत्यु नहीं होती है। इक्का दुक्का केसेस जैसे हो सकते हैं जी। लेकिन अगर हम यही बात को उन लोगों में अध्ययन करें जिनको वैक्सीन नहीं लगी है तो उनमें बहुत अधिक लोग गंभीर रूप से बीमार होंगे और मृत्यु भी ज्यादा लोगों की हो सकती है। इसलिए वैक्सीन बिल्कुल कारगर है और सबको लेनी ही चाहिए। डॉक्टर हरीश, आपका पीडियाट्रिक्स के क्षेत्र में लंबा अनुभव रहा है, लेकिन यहाँ पे एक बात और भी जानना चाहेंगे कि बहुत सारे लोगों के अंदर जिज्ञासा है कि बच्चों की वैक्सीन कब आएगी, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बच्चों की वैक्सीन भी यही वैक्सीन है जो बड़ों को लग रही है जी। ये वैक्सीन निश्चित रूप से उपलब्ध है। अध्ययन बच्चों में 12 से 18 साल के बच्चों में काफी सारे हुए हैं, तो वो हमारे लिए उपलब्ध है। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर यह कार्यक्रम चल रहा है, इतने सारे लोगों को हमें बचाना है, उनको वैक्सीन देनी है, उनको गंभीर बीमारी से बचाना है जी। तो जो एक सरकार की ओर से नीति बनाई गई है उसमें एक प्राथमिकताएं तय हुई है। कुछ अभी सरकार की प्राथमिकता यही है कि जितने वयस्क लोग हैं उन सबको वैक्सीन की 2 डोज लग जाए, तब किसी और की तरफ आगे बढ़ा जाए जी। बच्चों में ऐसा माना जाता है, अधिकांश बच्चों में बहुत ही मामूली सी बीमारी होती है, यद्यपि कुछ बच्चों में काफी गंभीर भी हो जाती है, लेकिन अधिकांश बच्चों में काफी मामूली होती है, ज्यादा दिक्कत होती नहीं है इससे। पर डॉक्टर हरीश, बच्चे कारण है इससे कि अभी तक बच्चों के लिए वैक्सीन को खोला नहीं गया है। जी बिल्कुल। और हमारे अगले कॉलर जुड़ गए हैं, मोहम्मद यामीन लोनी गाजियाबाद से। यामीन भाई नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सर नमस्कार, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्ते भैया। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे कि ओमिक्रॉन नया वायरस जो आया है इसके लिए वैक्सीन भी चेंज होगी तो यही रहेगी, फिर जानना चाह रहा था। तो स्कूल में बच्चों को अभी भी एक साथ बिठा रहे हैं तो इसका क्या प्रभाव? देखिए, हमें ये जानना होगा कि ये ओमिक्रॉन नया वायरस नहीं है, उसी वायरस का एक बदला हुआ रूप है। ठीक है, तो अगर वो वायरस है उसने थोड़ा सा अपना शक्ल बदल लिया है, जिसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरा बदल गया है। हमारी लगभग सभी जो वैक्सीन उपलब्ध है, जो लोगों को लगी है, वो हर एक रूप से लड़ने में सक्षम है। अब किसी वैक्सीन किसी रूप के लिए ज्यादा सक्षम है, कुछ थोड़ी कम सक्षम है, लेकिन अब तक तो यही माना गया है कि ये सभी वैक्सीन, 2 वैक्सीन में कोवैक्सीन या कोविशील्ड हमारे देश में अभी तक लगी है और एक और वैक्सीन लगी है, ये सभी तरह के वायरसों से लड़ने में सक्षम है। अभी तक ऐसा नहीं आया है कि ओमिक्रॉन के लिए कोई नई वैक्सीन बनकर आई हो जी। अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है जी। बिल्कुल। और डॉक्टर हरीश, जैसा कि आपका पीडियाट्रिक्स में बहुत लंबा अनुभव रहा है, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जैसे जैसे मौसम में बदलाव हो रहा है, अभी इस समय दिल्ली में खास तौर पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो ऐसे में छोटे बच्चों को लेकर हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए? देखिए, अगर कोई भी हम में से कोई भी इतनी सर्दी में से प्रभावित होगा, एक्सपोज होगा, बहुत लंबे समय तक ठंड में रहेंगे, अपने अच्छे से कपड़े नहीं पहनेंगे, तो समस्या सभी को होती है जी। बच्चों को भी होती है, हाथ पैरों में थोड़ी थोड़ी सूजन आने लगती है, लाल हो जाते हैं। ये एक्सपोजर टू वेरी कोल्ड टेम्परेचर, बहुत ज्यादा सर्दी अगर है उसकी वजह से ऐसा हो जाता है, तो उससे हमें बचाना है। और ऐसे में देखने में आता है कि सर्दियों में जो सांस से जुड़ी बीमारियां हैं वो भी अधिक होती हैं। कुछ बच्चों को अस्थमा भी हो जाता है जी। और कुछ लोगों को ये अचानक से जो परिवर्तन आ जाता है, आप कमरे में अंदर बैठे हुए हैं, गर्म पूरी हवा हो जाती है हमारे रहने की वजह से, तो तुरंत बाहर निकल रहे हैं तो एकदम से ठंडी हवा के संपर्क में आते हैं। एक जो सडन चेंज ऑफ एनवायरनमेंट है एकदम से हुआ, उससे भी कुछ लोगों को छींकें आने लगती है, खांसी होने लगती है, और जिनको दमे की बीमारी है उनको दमा ज्यादा होने लगता है। तो हमें इन सब से बचना है, एकदम से परिवर्तन में नहीं आना है। आने की आवश्यकता है तो अच्छे से कपड़े पहने, नाक मुंह कान ढकें, उसके बाद ही बाहर निकलें। और निश्चित रूप से हम सब मास्क तो पहन ही रहे हैं, तो अगर मास्क पहनकर जाएंगे तो वो आपको और भी वायरस से और दूसरी बीमारियों से भी बचाएगा
और जो एकदम से ठंडी हवा हमारे संपर्क में आती है उससे भी बचाएगा। जी बिल्कुल। तो मास्क तो जरूर पहने, घर से बाहर जा रहे हैं मफलर लगाएं या टोपी पहने, स्वेटर पहने, कम से कम 3-4 लेयर के कपड़े पहने, मोजे पहने, ये सब करेंगे तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। जी डॉक्टर हरीश, बच्चों से जुड़ी हम और भी बातें करेंगे। पहले अगले कॉलर को ले लेते हैं। गुरुनाथ जी जुड़ गए हैं ठाणे महाराष्ट्र से। गुरुनाथ जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी सर नमस्कार। जी गुरुनाथ जी बताइए क्या जानना चाहते हैं आज आप? आज सर मेरा क्वेश्चन है सर, अभी फिलहाल हमारे देश में सर डेल्टा वेरिएंट भी मौजूद है और अभी ये जो नया वेरिएंट भी सामने आया है सर ओमिक्रॉन। सर मान लो किसी को दोनों वेरिएंट का जब संसर्ग हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है, तो क्या बीमारी का मतलब ज्यादा सीवियरिटी बढ़ जाती है, सीरियसनेस बढ़ जाएगी सर? जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक साथ 2 वेरिएंट का इन्फेक्शन हो जाएगा? तो ऐसा अभी तक तो हमारी निगाह में नहीं आया है कि एक साथ 2 वायरस किसी एक ही व्यक्ति में से निकले हों। आपकी चिंता बिल्कुल वाजिब है और सोचना बिल्कुल वाजिब है कि क्या ऐसा संभव है। संभव तो है, हो सकते हैं, लेकिन ऐसा अभी तक देखने में आया नहीं है। जहाँ तक गंभीरता वाली बात है तो ऐसा अभी तक पता नहीं है कि ओमिक्रॉन कितना गंभीर होगा, लेकिन ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि ये अधिक गंभीर नहीं होगा और गंभीरता में इसके मामले में कमी रहेगी। हाँ, लेकिन अगर 2 वायरस एक साथ मिल जाएं और बना के कोई तीसरा वायरस बना ले और वो क्या करेंगे, इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि इस तरह के मामले देखे नहीं गए हैं। और जितने भी चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, जो भी अपने योजना बनाते हैं, जो अपनी धारणा बनाते हैं, वो निश्चित रूप से अध्ययनों पर आधारित होती है। बिल्कुल। तो लेकिन एकदम नया सवाल था डॉक्टर हरीश, और अध्ययन करेंगे, जी बिल्कुल सबको बताएंगे, तभी मालूम पड़ेगा कि गंभीरता पे असर पड़ता है, गंभीर कम होते हैं कि गंभीर ज्यादा हो जाते हैं। जी लेकिन अभी तो कह सकते हैं कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इस तरह की चीज अभी तक सामने आई नहीं है। जी, तो हम ये मान सकते हैं कि अमूमन एक बार में एक ही स्ट्रेन का या एक ही वायरस का इन्फेक्शन इंसान को होता है, एक साथ 2 स्ट्रेन बहुत रेयर हो सकते हैं। नहीं, आप देखिए ना, पहले डेल्टा वायरस चल रहा था ज्यादातर मामलों में जी, अब ओमिक्रॉन आया है, तो कुछ लोगों का तो कहना ये भी था जी, अब यद्यपि इसके वायरस के बारे में ज्यादा जानकारी अभी है नहीं, लोगों का मानना यह था कि ये कम गंभीर वायरस है, तो अगर इसके आने से डेल्टा वायरस गायब हो जाता है जी, तो इसकी बात होगी कि गंभीरता कम रहेगी मरीजों की जी। लेकिन ये सारी केवल एक तरह से स्पेकुलेशन है, सोच है अपनी, सिद्ध करना पड़ेगा कि जो हम सोच रहे हैं वो वास्तव में होता भी है कि नहीं होता। जी बिल्कुल, और इसके बारे में WHO ने भी अभी बयान दिया है कि इसके बारे में अभी बहुत सारे रिसर्चेस, बहुत सारी जानकारी, डेटा अभी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे ये वेरिएंट ज्यादा समय नहीं हुआ है, सामने आया है, तो इसको लेकर शोध और अध्ययन जारी है, और जैसे जैसे वक्त बीतेगा हम इसके बारे में और भी बातें पता चलेंगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि हम नागरिकों की जो जिम्मेदारी है, हमें एहतियात बरतते रहना है और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते रहना है। और इस बीच चलते हैं बड़ौत और जानते हैं महेश शर्मा जी आज क्या सवाल करने वाले हैं। महेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी महेश जी बताइए। मैं मालूम करना चाह रहा जी, हमने जो है दोनों डोज ले लिए हैं और बहुत से आदमियों ने ले लिए, हमें कब तक प्रभावी रहेंगी? जी बिल्कुल डॉक्टर हरीश, 60% लोगों को देश में दोनों डोज लग चुकी हैं, तो अब कितने दिनों तक प्रभावी रहेगी? इसके बारे में अलग अलग विशेषज्ञों का अलग अलग मानना है कि कब तक प्रभावी रहेगी। कोई 6 महीने बोलते हैं, कोई 9 महीने बोलते हैं, कोई साल बोलते हैं जी। और फिर सबकी इसमें कई बार ये भी आ जाता है कि वैक्सीन लगने के बाद कई लोगों को बीमारी भी हो गई, तो उससे उनकी प्रतिरोधक क्षमता पर कितना असर पड़ेगा, ये भी एक सोचने वाली बात होती है। एक है इसके बारे में जानकारी मिलना कि कितनी प्रभावी है, अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग ये हो सकता है, लेकिन आमतौर पर देखा जा रहा है कि 6, 8, 9, 10 महीने तक तो उसके जो एंटीबॉडी है वो हमारे शरीर में रहते हैं जी। प्रभावी है कि नहीं ये कहने के लिए हमें ये देखना होगा कि कितने महीने बाद तक अधिकांश लोगों में कोई भी इन्फेक्शन नहीं होता है जी। और श्रोताओं, आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से स्टूडियो में सवाल कर। हमारा फोन नंबर है दिल्ली का STD कोड 01123
421764। इस नंबर पर आपको हमारे एक्सपर्ट से सवाल करना है। और इस बीच सुभाष जी की लाइन मिल गई है। सुभाष जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। जी सुभाष जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं आप? डॉक्टर साहब को भी मेरा नमस्कार। नमस्ते भैया। सर मैं अभी 7:45 पर प्रोग्राम सुन रहा था सर। सिद्धार्थ सर, आप डॉक्टर सर वेद चतुर्वेदी से बात करवा रहे थे, मतलब वार्तालाप कर रहे थे आप सर। जी। तो उसमें सर डिसिप्लिन का उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से जिक्र करके सर, मैं वैसे में सभी डॉक्टर सर को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि अच्छी ज्ञान दे रहे हैं सर। उसके लिए सभी व्यक्ति को भी जानना और जागरूक होना बहुत जरूरी है सर। नहीं, और आप जैसे जागरूक श्रोता हैं इसलिए शायद हम इस काम को कर पा रहे हैं। और देखिए आपने उस कार्यक्रम को भी सुना जिसमें क्योंकि हम बार बार लोगों से अपील करके उन्हें सावधान करना चाहते हैं और जो भी आपके पास सवाल है उसका आंसर देना चाहते हैं। जी बताइए। हाँ जी सर, और धन्यवाद सर। श्रोताओं को भी दूरदर्शी सोच रखना चाहिए इस महामारी में। छोटा सवाल है सर। जी बोलिए सर कि ये जो किसी भी देश में निर्मित वैक्सीन जो होती है उसको सर प्रूफ यानी प्रमाणित जो है सर WHO ही करता है क्या? धन्यवाद सर। जी डॉक्टर हरीश, क्या WHO ही प्रमाणित करता है, ये जानना चाहते हैं किसी भी वैक्सीन को? हर देश में प्रमाणित करने वाली संस्थाएं अपनी अलग अलग होती हैं। हमारे देश में भी ये संस्था है जो अलग से प्रमाणित करती है। उसके प्रमाण दिए बगैर कोई भी दवाई या कोई भी वैक्सीन हमारे देश में ना बेची जा सकती है, ना खरीदी जा सकती है, ना उसका उपयोग में लाया जा सकता है। तो हर देश के अपने अपने अलग अलग नियम बने हुए हैं। WHO एक ऐसी संस्था है जो किसी देश के लिए नहीं बल्कि सभी देशों के लिए काम करती है। अगर कोई वैक्सीन या कोई दवा है जैसे WHO ने मान्यता प्रदान कर दी है, बहुत सारे देश ये मानते हैं कि ये अच्छी वैक्सीन है या अच्छी दवाई है और उसके लिए उतने अधिक अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं होती है। अपने अपने देशों की अलग अलग नीतियां होती हैं। WHO से मान्यता मिलने के बाद भी हमारे देश में, भारत में, तो उस हमारी जो एजेंसी है जिसे हम ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, उनसे मान्यता लेना तो परम आवश्यक होता है। उनकी मान्यता के बगैर हम कोई भी दवा, कोई भी वैक्सीन उपयोग में नहीं ला सकते, भले ही WHO ने उसको मान्यता प्रदान कर दी हो। तो सब जगह के अपने अलग अलग नियम होते हैं। WHO की मान्यता मिलने का मतलब ये होता है कि हाँ, एक क्वालिटी सर्टिफिकेट उसको मिल गया है कि अच्छी वैक्सीन है, उपयोग में आएगी, वैसे लोग इस्तेमाल में ला सकते हैं। जी, और एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि वैश्विक मंजूरी हो जाती है और पूरे विश्व का समर्थन उसे प्राप्त हो जाता है। हाँ, लेकिन उसकी वजह से जो हर देश में अपने नियम कानून बने हैं उनको तोड़ा नहीं जा सकता। उनको पालन करते हुए ही हम उसको उपयोग में ला सकते हैं। जी, और मुंबई चलते हैं जहाँ से भुवनेश दवे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भुवनेश जी नमस्कार। नमस्कार सिद्धार्थ जी। जी भुवनेश जी, आपका इस कार्यक्रम में सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर हरीश जी को भी मैं नमस्कार करता हूँ। नमस्ते जी। डॉक्टर हरीश, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ओमिक्रॉन वायरस अभी इंडिया में आया है हमारे भारत में, और आज सुनने में आया कि 263, शायद मेरी संख्या कम ज्यादा हो सकती है, 236 मामले सामने हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि साउथ अफ्रीका से जो वायरस निकला है वहाँ इसके फैलने की स्पीड क्या थी, और क्या ये उसी स्पीड से भारत में फैल रहा है या हो सकता है इसकी स्पीड कम हो? जी डॉक्टर हरीश। हाँ, देखिए, WHO ने, मैंने पढ़ा था, उन्होंने कहा है कि ये डेल्टा वायरस की तुलना में 30 गुना अधिक तेजी से फैलता है। भारत में जो हमारी सरकार ने बताया है कि ये उसकी तुलना में 3 गुना अधिक तेजी से फैलता है। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका में भी बहुत तेजी से फैल रहा है, यहाँ भी बहुत तेजी से फैल रहा है। तो इसका मतलब हम क्या निकालें? इससे कोई मतलब नहीं है अगर हम सिर्फ सुन के रह जाए। इसका मतलब यह है कि हमें 3 गुना अधिक सावधानी बरतनी है। 3 गुना अधिक हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि मास्क पहने, कम घर से बाहर निकलें, अधिक संख्या में लोगों से ना मिलें, ना बंद कमरे में तो बिल्कुल ही अधिक लोगों से ना मिलें। तो ये इस संख्या का मतलब सिर्फ इतना है कि 3 गुना हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है अपने आप को बचाने के लिए और पूरे समाज को बचाने के लिए। जी, और अब हमारे अगले कॉलर हैं धर्मवीर जी। हेलो धर्मवीर जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्ते भैया। डॉक्टर साहब, जैसे ये गामा, बीटा, डेल्टा प्लस, डेल्टा
तो अब आपने बताया ओमिक्रॉन, तो क्या ये वायरस भी क्या मेल फीमेल होते हैं जो आगे जाके मैटिंग करते हैं, या ऐसा कुछ इनका है जो आप बता रहे हैं नया रूप लेके आ गया है? जैसे आगे जनरेशन की भी बढ़ती जा रही है, नए नए रूप नाम से आते हैं, नए नए असर दिखाते हैं, तो इसके बारे में जरा बताएं। और एक चीज और पूछना चाहूंगा कि पिछले महीने एक व्यक्ति की मौत हुई थी, उनको ब्लैक फंगस के कारण उनकी आंखों में प्रॉब्लम आई थी और ये गंगाराम में उनका इलाज चला था, पर वो एक्सपायर हो गए थे। तो ये ब्लैक फंगस अभी भी ये धीरे धीरे कम नहीं हुआ क्या? अभी भी इसका असर है? जी डॉक्टर बताता हूँ। देखिए, जो वायरस है ना, अगर हमने जीव विज्ञान का अध्ययन किया है तो हम पाएंगे कि जो सबसे साधारण एनिमल होते हैं, एक तो पेड़ पौधे होते हैं जो जीवित होते हैं, दूसरे एनिमल है या जानवर कहते हैं या कोई भी जंतु जिन्हें हम कहते हैं, वो एक लिविंग एनिमल्स होते हैं। सबसे साधारण एनिमल वो होते हैं जिनके केवल एक कोशिका में ही सारा शरीर होता है ना, जैसे अमीबा होता है। तो वायरस और बैक्टीरिया होते हैं, है ना। वायरस तो ऐसे पार्टिकल होते हैं, इस तरह के एनिमल हैं जो केवल जीवित कोशिका के संपर्क में आने पर ही जीवित रहते हैं। वो उसके संपर्क से हटने के बाद बहुत तेजी से वो मर जाते हैं। ठीक है, तो जो साधारण एनिमल है, जैसे सिंपल एनिमल कहते हैं, इनमें एक कोशिकाएं हैं, दो कोशिकाएं हैं, इनमें कोई मेल फीमेल नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ये सबके रूप रंग अलग अलग होते हैं, जिनके आधार पर इनको परिभाषित किया जाता है, जिनके आधार पर इनको वर्गीकृत किया जाता है जी। अब कोविड-19 एक कोरोना वायरस है। ठीक है, तो ये कोरोना वायरस के थोड़ा थोड़ा रूप बदल लेता है अपना। ठीक है, तो उसमें मान लो 1% का अंतर आ गया, किसी में 2% का अंतर आ गया, तो वो भी एक अलग ही वायरस की तरह से व्यवहार में आने लगते हैं। तो उनसे क्या क्या होगा, अलग तरीके से उनसे बीमारियां होने लगती हैं। लेकिन वो सारे के सारे ये कोरोना वायरस ही है, उसके अलग अलग रूप हैं, ये हम कह सकते हैं। लेकिन हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है, ये कोविड वायरस डेल्टा है कि बीटा है या ओमिक्रॉन है? हमें जो करना है वो सबके लिए एक ही जैसे है। बीमारी होगी तो डॉक्टर के पास जाना है, उसमें इलाज कराना है। हमें समझने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। ये समझना जरूरत है केवल जो पॉलिसी बनाते हैं, जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, जो हमारी नीतियां बनाते हैं कि कहाँ लॉकडाउन होगा, कहाँ बंद करेंगे, कहाँ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, उनके लिए इन सब बातों का जानना अधिक आवश्यक होता है। हम सब के लिए इसको जानने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, जानकारी मिल रही है, अधिक तेजी से फैलेगा, तो सिर्फ हम यही लें कि हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं अपने आप को बचाने के लिए और अपने समाज को, परिवार को बचाने के लिए। और डॉक्टर हरीश, इन्होंने दूसरा सवाल ये पूछा था कि क्या ब्लैक फंगस के मामले अभी भी सामने आ रहे हैं? देखिए, ब्लैक फंगस कोई ऐसी बीमारी नहीं थी जो पहली बार हो रही थी। ब्लैक फंगस बीमारी बिल्कुल पहले से नोन है और कई मामलों में देखने को मिलती है। ये तभी होती है जब हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाती है और लंबे समय तक कम रहती है। जैसे हमने भी कुछ इस तरह के मामले देखे हैं, जिन बच्चों को कैंसर हो जाता है, कैंसर से उनका उपचार किया जाता है, कैंसर की बीमारी का, तो उसके बाद भी कई बार इस तरह के मामले देखने में आते हैं। कोविड की बीमारी होने के बाद बहुत सारे ऐसे मामले देखने में आए हैं, क्योंकि अब कोविड के केसेस काफी कम हो गए हैं जी। तो ये ब्लैक फंगस के केसेस भी बहुत ज्यादा कम हो गए हैं जी, बिल्कुल। जितने पहले होते थे लगभग उतने ही है, अधिक नहीं है। जी डॉक्टर हरीश, अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर हरीश, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े, आपने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, हमसे चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद, नमस्कार। श्रोताओं, चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर हरीश ने आपको कोरोना से बचने के लिए जो भी सावधानियां बताई हैं, आप उनका पालन कीजिए। आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के शिशु रोग विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर हरीश पेमडे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDTalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।